तहकीकात और छानबीन करने के मामले में वो हमेशा से ही उत्सुक थे। वैसे भी मेरे ऊपर वो हमेशा से ही मेहरबान थे, पर फिर भी समाज में लड़कियों के आगे बढ़ने के मामले में उनके दिमाग में बहुत सारे अजीब विचार थे। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे एक स्कॉलरशिप मिला था और इसीलिए मेरे खुद के रास्ते पर कुछ समय तक चलने के लिए मुझे आज़ादी मिल गई। पर मैंने जब बेंगलोर जाने की डिसीजन ली तभी एक परेशानी सामने आ गई। मेरे पास मेरे खुद के थोड़े बहुत पैसे थे। असल में वो पैसे मुझे मेरी माँ ने दिए थे। भगवान ने मुझे खुद से कुछ करने का जो मौका दिया है उसे करने के लिए मैंने अपना मन बना लिया था। मेरे अंकल से मेरी बहस हो गई। उन्होंने बड़ी ही आसानी से मेरे सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। वो अपने सारे जायदाद का वारिस मुझे बनाना चाहते थे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि वो पुराने ख्यालात के बहुत ही ज़िद्दी और उत्सुक किस्म के आदमी थे। अगर मैं अपने नए सोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ूं तो फिर मुझे उनसे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें बड़े ही प्यार से समझाया, पर मैं अपने फैसले पे डटी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं हमेशा ही उनके साथ बातें करती रहूंगी, पर मैं भी अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। इस फैसले के बाद हम एक दूसरे से बिछड़ गए। मेरी परी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। मेरे पास किताबों से मिला ज्ञान नहीं है, पर किसी दिन मैं तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ। हम जो देखेंगे हम दूसरों को भी वही दिखाएंगे। यही थे उनके आखिरी शब्द। आज से करीब 9 साल पुरानी बात है ये। कभी कभी किसी फेस्टिवल या वीकेंड पर मैं उनके साथ रहती थी और हम दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता था, पर उनकी सोच में ज़रा से भी बदलाव नहीं आया था। मैंने मैट्रिक पास किया था, पर इस विषय में उन्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। यहाँ तक कि मेरे बीएससी पास करने पर भी उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। पिछले 3 साल से उनकी सेहत बिगड़ने लगती है और 1 महीने पहले उनका देहांत हो गया। अब मैं आपके पास क्यों आई हूँ उस पर आती हूँ। मेरे अंकल एक हैरान कर देने वाली विल बना कर गए हैं। उस विल के टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ इस तरह के हैं। उनके मौत के 1 साल के अंदर उनका मैंशन और वहाँ के सभी चीज़ों का मालिक मैं हो जाऊँगा। जब मेरी भांजी अपने दिमाग के बलबूते पर अपने आप को साबित करेगी। बिल्कुल यही लिखा हुआ है उनके विल पर। मैम, मिस्टर कपूर के साथ आपका खून का रिश्ता देखने पर ऐसा लगता है कि आपके लिए ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, डिटेक्टिव किंग ने कहा। मैं तो उस बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। अंकल ने मुझे पहले ही इसके बारे में समझाया था और मैंने अपना रास्ता चुना था, क्योंकि मैं उनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए वो अपनी जायदाद जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। मिस कपूर ने कहा। अच्छा, क्या ये विल किसी वकील ने बनाया है? डिटेक्टिव ने पूछा। नहीं, एक प्रिंटेड विल के फॉर्म में लिखा गया था। एक आदमी और एक औरत इस विल के साक्षी हैं। वो उस घर पर ही रहते थे। मेरे अंकल को देखभाल का काम किया करते थे। ऐसे विल बदले भी जा सकते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तो क्या आप इस विल को अपने अंकल की ओर से एक चैलेंज समझ रही हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल यही सोच रही हूँ, पर मुझे लगता है कि इस मामले में हमें इस विल की ज़रूरत पड़ेगी, डिटेक्टिव ने सोचते हुए कहा। लगता है ऐसे ही किसी पुराने मैंशन में कहीं पर थोड़े बहुत पैसे या फिर दूसरी कोई विल आपके अंकल ही छुपा कर गए हैं और इसीलिए उन्होंने आपको 1 साल की मोहलत दी है ताकि आप अपने दिमाग के बलबूते पर उन चीज़ों को ढूंढ सकें। जी, आपने बिल्कुल सही कहा डिटेक्टिव किंग। ठीक है, पर उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने इसे अपने आप से ढूंढने की कोशिश नहीं की? डिटेक्टिव ने पूछा। की थी, पर सिर्फ एक बार, और वो भी सिर्फ ऊपर ऊपर से। पर मुझे अपने अंकल की काबिलियत के ऊपर पूरा भरोसा है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये काम शायद उतना आसान नहीं होने वाला। क्या आपके पास अभी वो विल या उसकी कोई कॉपी है? डिटेक्टिव ने पूछा।
टेबल के ऊपर मिस कपूर ने उस विल को रखा। उसके बाद डिटेक्टिव ने उसे पढ़ा और अपने आप में ही वो अपना सर हिलाने लगे। 3 साल पहले बनाया गया, डेट है 25 मार्च और वक्त भी दिया हुआ है सुबह के 11 बजे। इसे देखने से लगता है कि ये नकली नहीं है और इससे छानबीन करने की परेशानी थोड़ी कम हो जाती है और इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि हमें एक और विल को ढूंढना होगा। यहाँ तक कि 8 घंटे बाद भी वो विल सब कुछ बदल सकता है। आपने जो चुनौती हमारे सामने रखी है वो जितना एडवेंचर से भरा हुआ है उतना ही दिमाग लगाकर उसका सामना भी करना होगा और इसका सामना हम ज़रूर करेंगे। चलिए, मैंने ये मान लिया कि आपके अंकल एक बहुत ही अनुभवी और तेज़ दिमाग वाले इंसान थे, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका दिमाग डिटेक्टिव की तरह नहीं था। डिटेक्टिव के पार्टनर हैरी ने कहा। अब डिटेक्टिव ने कहा, लकीली अभी मेरे पास कोई ख़ास काम नहीं है। हैरी और मैं आज रात ही उस मैंशन पर चले जाएंगे और जो आदमी और औरत आपके अंकल का देखभाल करते थे, मुझे लगता है शायद वो लोग अभी भी वही रहते होंगे, है ना? जी हाँ, उनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस दुबे, मिस कपूर ने कहा। अगले दिन सुबह उस मैंशन पर हमारा असली अभियान शुरू हुआ। मैं और डिटेक्टिव हम दोनों पिछली रात को ही उस मैंशन पर पहुंच गए थे। मिस कपूर के कहने पर मिस्टर एंड मिसेस दुबे हमारे इंतज़ार में ही बैठे हुए थे। एक हैप्पी कपल है वो दोनों। स्टेशन से गाड़ी में करीब 4 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके हम बहुत ही थक चुके थे। चिकन रोस्ट और खीर खाकर हम लोग अपने अपने बिस्तर पर सो गए थे और ठीक इतना ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट करके हम मिस्टर कपूर के स्टडी रूम में बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। हमारे सामने एक टेबल के ऊपर कागजातों का ढेर लगा हुआ था, पर सब कुछ बहुत ही अच्छे से रखा हुआ था और वो पूरा टेबल दीवार से लगा हुआ था। सामने की तरफ एक इजी चेयर। देखकर लगता है कि ये जगह उनके मालिक के रिटायरमेंट के बाद टाइम पास करने की जगह थी। टेबल के ऑपोजिट वाले दीवार पर एक सोफ़ा है, पर थोड़े पुराने फैशन का। डिटेक्टिव ने सिगरेट जलाते हुए कहा, हैरी, मुझे लगता है कि हमें इस एडवेंचर के लिए एक प्लान बनाना चाहिए। अब तक मैंने इस पूरे मैंशन को अच्छे से देख लिया है, पर मेरे हिसाब से अगर इस मैंशन में कोई क्लू है तो वो इसी कमरे में ही होगा। टेबल के ऊपर रखे सारे कागजातों को बड़े ही ध्यान से देखना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि उसमें वो नया विल होगा। पर ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई आम कागज़ हो जिसमें उस विल को ढूंढने का कोई क्लू मिल सकता है, पर उससे पहले हमें थोड़ी बहुत जानकारी लेने की ज़रूरत है। ज़रा मिस्टर एंड मिसेस दुबे को बुलाने के लिए उस बेल को बजाना। डिटेक्टिव के कहे अनुसार मैंने उस बेल को बजाया। हम लोग जब उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे तब डिटेक्टिव कमरे के अंदर इधर से उधर चलते हुए अपने आप में ही अपना सर हिला रहे थे, जैसे खुद ही अपने सवालों का जवाब दे रहे हो। मिस्टर कपूर के हर काम में एक प्रोसेस दिखता है। ज़रा देखो उन कागजातों को, कितने अच्छे से उन्हें रखा गया है। उसके बाद हर एक दीवार की चाबी में लेबल लगा हुआ। दीवार पर चाइना कैबिनेट की चाबी भी बिल्कुल सेम, और उस चाइना कैबिनेट को तो ज़रा देखो, उसे भी कितनी अच्छी तरह से सजाया हुआ है। ये सब देखकर दिल खुश हो गया, डिटेक्टिव ने कहा। अचानक डिटेक्टिव चुप हो गए। टेबल की चाबी के ऊपर नज़र पड़ते ही उन्होंने देखा कि एक एनवलप उस पर चिपका हुआ है। उस तरफ देखते ही डिटेक्टिव की आंखें बड़ी हो गई और उन्होंने उसे हाथ में ले लिया। उसमें लिखा था, रोल टेप टेबल की चाबी। दूसरे चाबियों के लेबल से इस चाबी के लेबल का कोई कनेक्शन नहीं है, एक बिल्कुल ही अलग सा नोट, डिटेक्टिव ने कहा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें मुझे मिस्टर कपूर का तरीका नहीं दिख रहा, पर इस घर में और कौन आ सकता है? सिर्फ मिस कपूर और मैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मिस कपूर भी अपने अंकल की तरह ही सब काम एक प्रोसेस में करती हैं, इसीलिए उनके काम में भी एक प्रोसेस दिखना लाजमी है, डिटेक्टिव ने कहा। तब तक घंटी की आवाज़ सुनकर मिस्टर दुबे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। सुनिए दुबे जी, आप अपनी पत्नी को भी बुला कर लाइए। आप दोनों को हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। मिस्टर दुबे चले गए और कुछ मिनटों के अंदर ही वो अपनी पत्नी के साथ वापस आ गए। साफ साफ कुछ बात करके
डिटेक्टिव ने उन्हें अपना इरादा बता दिया और मिस्टर एंड मिसेस दुबे भी डिटेक्टिव को मदद करने के लिए राज़ी हो गए। ये सुनकर डिटेक्टिव अपने सवाल पूछने लगे, पर तब तक डिटेक्टिव को ये पता चल चुका था कि ये लोग उस विल के गवाह हैं। ये बात उन्हें अभी भी याद है। बूढ़े अंकल के कहने पर मिस्टर दुबे पास के शहर से जाकर 2 प्रिंटेड विल के फॉर्म लेकर आए थे। 2 क्यों? डिटेक्टिव ने पूछा। जी सर, मुझे लगता है अगर एक फॉर्म कहीं गुम हो जाए या ख़राब हो जाए, इसीलिए शायद उन्होंने दूसरा फॉर्म मंगवाया था। पर पहले हम लोगों ने सिर्फ एक फॉर्म पे ही साइन किया था। कितने बजे? मिस्टर दुबे सर खुजाने लगे। लगता है वो उस वक्त को याद करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी वाइफ बहुत ही तेज़ है। मैं यकीन से कह सकती हूँ 11 बजे। कोको बनाने के लिए मैंने गैस पर दूध चढ़ाया था। क्यों, याद नहीं है तुम्हें? अपने पति की तरफ देखते हुए कहने लगती है। और रसोई पर वापस आते ही मैंने देखा कि पूरा दूध उबलकर सूख चुका था। उसके बाद? लगभग 1 घंटे बाद हमें मिस्टर कपूर के स्टडी रूम में जाने के लिए कहा गया। मैंने एक गलती की है, इसीलिए मुझे पिछले वाले विल को फाड़ देना पड़ा। तुम लोगों को दोबारा साइन करने के लिए तकलीफ दे रहा हूँ, हमारे मालिक ने कहा। और उनके कहे अनुसार हमने दस्तखत कर दिए। उसके बाद उन्होंने हम सबको थोड़े पैसे दे दिए। मैंने इस विल में तुम सबको कुछ भी नहीं दिया है, पर मेरे जाने के बाद तुम लोग हर साल इस विल का लाभ उठा पाओगे, मिस्टर कपूर ने कहा। और अब ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि उन्होंने सच में अपने विल में ऐसा ही किया था। उन्हें देखते हुए डिटेक्टिव ने पूछा, दूसरी बार आप लोग दस्तखत करने के बाद मिस्टर कपूर ने उसके बाद क्या किया? गांव में ही एक किताब की दुकान पर चले गए। पर यह कोई बड़ी बात तो नहीं है, इसीलिए डिटेक्टिव ने एक चाल चली। टेबल से उस चाबी को उठाकर एक एनवलप को उन्हें दिखाकर कहा, ज़रा इसे देखिए, क्या ये आपके मालिक ने लिखा है? मैंने उनके जवाब का बिल्कुल यही अंदाज़ा लगाया था और कुछ ही सेकंड में मिस्टर दुबे ने कहा, जी सर, ये उनकी ही हैंडराइटिंग है। झूठ बोल रहे हैं वो, पर वो आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने मन ही मन सोचा। क्या आपके मालिक ने कभी इस घर को किराए पर नहीं दिया था? मतलब पिछले 3 साल में क्या इस घर में कोई अनजान आदमी आया था? नहीं सर। उनके कोई मेहमान भी नहीं आए थे? सिर्फ मिस कपूर ही, उनके अलावा और कोई नहीं। तो मतलब कोई भी अनजान आदमी इस कमरे में नहीं आया था? नहीं सर। रुकिए, आप शायद उन मजदूरों के बारे में भूल गए हैं, मिसेस दुबे ने अपने पति से कहा। मजदूर? किस तरह के मजदूर? डिटेक्टिव ने मिसेस दुबे की ओर देखा। लगभग 2.5 साल पहले शायद कुछ ठीक करने के लिए कुछ मकान बनाने वाले मजदूर इस घर में आए थे, पर एग्जैक्ट क्या ठीक करने के लिए वो मजदूर आए थे ये मिस्टर दुबे सही से नहीं बता पाए। पर उनके हिसाब से ये सब कुछ था उनके मालिक का बचपना और पागलपन। पूरा वक्त वो मजदूर उनके स्टडी रूम में ही थे, पर उन्होंने क्या काम किया था ये उन्हें नहीं पता, क्योंकि काम के वक्त ना उनके मालिक ने उन्हें उस कमरे में जाने दिया था और ना ही इस बारे में उन्हें कुछ बताया था। पर बदकिस्मती से जिस कंपनी ने उन मजदूरों को भेजा था, उस कंपनी का नाम अब मिस्टर एंड मिसेस दुबे को याद नहीं है। पर वो लोग इतना जानते हैं कि वो मजदूर आए थे पास ही के शहर प्रीमा से। मिस्टर एंड मिसेस दुबे कमरे से चले जाने के बाद डिटेक्टिव ने कहा, हैरी, लगता है इस केस को सुलझाने के लिए हमें एक रास्ता मिल गया है। अब ये साफ हो चुका है कि उन्होंने सबसे छुपा के एक दूसरी विल भी बनाई थी और उसे कहीं पर छुपाने के लिए प्रीमा से उन्होंने घर बनवाने वाले मजदूरों को बुलाया था। इसीलिए घर की दीवार या फर्श को तोड़ने में वक्त ना गवाकर हम प्रीमा जाएंगे। थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद हमें काम की जानकारी मिल गई। 1-2 कंपनी पर पूछताछ करने के बाद हमें एक कंपनी मिला। मिस्टर कपूर ने उनको कांटेक्ट किया था। उनके सभी मजदूर बहुत सालों से वहीं पर काम कर रहे हैं। मिस्टर कपूर के कहने पर जो 2 मजदूर उनके घर काम कर रहे थे, हमें वो दोनों बहुत ही आसानी से मिल गए। उस काम को उन्होंने बहुत ही आसानी से याद भी कर लिया।
बहुत से छोटे छोटे काम के बीच पुराने फायरप्लेस की ईंटों को हटाकर उसके नीचे एक गड्ढा किया था उन्होंने ईंट को काटकर इस तरह से बाहर निकाला था कि बाद में उसे जोड़ने पर भी उसका निशान देखना लगभग नामुमकिन है, और दूसरे ईंट के आखिरी भाग पर प्रेशर देने से सब कुछ सामने आ जाएगा। ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, पर इन सब चीज़ों में मिस्टर कपूर बहुत ही माहिर थे। एक नए जोश के साथ हम उस मैंशन में वापस आ गए और स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद करके हमने अपनी जानकारी के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। उन ईंटों के ऊपर कोई भी निशान हमें दिखाई नहीं दे रहा था, पर उन मजदूरों के कहे अनुसार एक ईंट के ऊपर प्रेशर देते संग ही एक गहरा गड्ढा हमारे सामने आ गया। बहुत ही उत्साह के साथ डिटेक्टिव ने उस गड्ढे में अपना हाथ डाल दिया। अचानक उनके चेहरे पर मायूसी का काला रंग छा गया, क्योंकि उनके हाथ जो चीज़ लगा था वो सिर्फ एक फटा हुआ कागज़ का टुकड़ा था। उसके अलावा उस गड्ढे में और कुछ भी नहीं था। डैम इट, डिटेक्टिव ने गुस्से में कहा। ज़रूर हमसे पहले किसी और को इस जगह के बारे में पता चल गया होगा। हम दोनों ने बहुत ही ध्यान से उस कागज़ के टुकड़े की जांच की। दरअसल हम जो ढूंढ रहे थे ये सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि मिस्टर कपूर के सिग्नेचर का आधा हिस्सा उस कागज़ में दिखाई दे रहा था, पर उस हिस्से में टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई सुराग तक नहीं मिला हमें। डिटेक्टिव ने फिर कहा, मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर किसने इसे बर्बाद कर दिया और उसका इरादा क्या है। मिस्टर एंड मिसेस दुबे हो सकते हैं। मैंने उन्हें अपने मन की बात बताई, क्योंकि विल पर उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अगर ये जगह किसी दूसरे की होने वाली हो तो फिर उन लोगों को तो मिस कपूर की तरफ होना चाहिए, पर उस विल को बर्बाद करने का मौका किसके पास हो सकता है? डिटेक्टिव ने कहा, मुझे लगता है कि बूढ़े अंकल ने शायद अपना फैसला बदल दिया होगा, इसीलिए उन्होंने ही उस विल को बर्बाद कर दिया होगा। मैंने डिटेक्टिव से कहा। डिटेक्टिव खड़े हो गए। हो सकता है। वैसे आजकल तुम्हारा भी दिमाग काफ़ी तेज़ चलने लगा है। खैर, वैसे भी हमारा यहाँ और कोई काम नहीं है। मिस्टर कपूर जो जो कर सकते थे हमने वो सब किया है, पर हमारी ये छोटी सी जीत मिस कपूर के किसी काम की नहीं। तभी फटाफट गाड़ी में बैठकर स्टेशन आते ही हमें हमारे स्टेशन की ट्रेन मिल जाती है, पर वो कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं था। डिटेक्टिव दुखी और चुपचाप बैठे हुए थे और मैं बहुत ही थका हुआ था। मैं कमरे के एक कोने पर बैठा हुआ था। ट्रेन बस धीरे धीरे चलना शुरू ही हुआ था कि डिटेक्टिव ने अचानक से कहा, हैरी, जल्द से जल्द हमें इस चलती हुई ट्रेन में से स्टेशन पर कूदना होगा। उनकी बात को मैं समझने से पहले ही मैंने देखा कि मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ हूँ, और वो भी बिना चप्पल के, और सारा लगेज ट्रेन पर ही है। रात के अंधेरे में वो ट्रेन चुटकियों में गायब हो गया। मैं बहुत ही गुस्से में था, पर डिटेक्टिव को उससे कोई मतलब नहीं था। मैं पूरा बेवकूफ़ हो चुका हूँ, 4 गुना ज़्यादा बेवकूफ़। मैं दोबारा कभी भी अपने इस बेवकूफ़ दिमाग की तारीफ नहीं कर पाऊंगा। डिटेक्टिव ने कहा, आपके साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ, पर क्या आप बताएंगे कि ये सब क्या है? मैंने गुस्से में उनसे पूछा। डिटेक्टिव जब अपने हिसाब से काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें किसी और चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए इस बार मुझे उन्होंने कोई भाव ही नहीं दिया। दुकान की वो किताबें, उसको मैंने अपने सोच से बाहर ही कर दिया था, और वो दुकानें आखिर हैं कहाँ पर? डोंट माइंड हैरी, पर मैं गलती नहीं कर सकता, इसीलिए हमें अब वापस जाना होगा, डिटेक्टिव ने कहा। खैर जो भी हो, स्टेशन से एक कार में हम मैंशन पर वापस आ गए। हैरान खड़े मिस्टर एंड मिसेस दुबे को पार करके बड़े बड़े कदमों के साथ स्टडी रूम में चले गए डिटेक्टिव। हैरी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़। मैं सिर्फ 4 गुना नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा 36 गुना बेवकूफ़ हूँ, डिटेक्टिव ने खुद से ही कहा। क्या अब तुम्हें दिखाई दे रहा है? टेबल पर जाकर उन्होंने उस चाबी को अपने हाथों में उठा लिया और उस चाबी से उस एनवलप को अलग कर दिया, और मैं बस एक नादान बच्चे की तरह सिर्फ उसे देखता ही रहा, पर मैं समझ नहीं पाया
कि आखिर वो उस छोटे से एनवलप में से इतने बड़े बिल को कैसे निकालेंगे। बहुत ही बारीकी से उन्होंने उस एनवलप को खोला। उसके बाद एक जलते हुए कैंडल के ऊपर उन्होंने उसे ऐसे पकड़ा ताकि वो जल ना जाए। कुछ ही मिनटों में उस एनवलप पर कुछ अक्षर दिखाई देने लगे। ये देखो हैरी, ये देखो, खुशी से चमकने लगे डिटेक्टिव। उनकी बात को सुनते हुए मैंने उस कागज़ को देखा, बस थोड़े बहुत पढ़ पाने वाले अक्षर, जिसका कुछ ऐसा मतलब निकलता है कि मिस्टर कपूर अपनी सारी जायदाद अपने भांजी के नाम कर गए हैं। तारीख है 25 मार्च करीब 12:30 बजे और उस विल के गवाह थे अखिलेश वर्मा और एक विधवा औरत सुजाता वर्मा। पर क्या ये कानूनी तौर पर सही है? मैंने डिटेक्टिव से पूछा। मुझे जितना पता है उस हिसाब से अगर इनविजिबल इंक या अदृश्य स्याही से कोई अपना विल लिखता है फिर भी वो इल्लीगल नहीं होता। इसका मतलब इससे मिस्टर कपूर की आखिरी इच्छा साफ हो जाती है कि उनका सारा जायदाद और पैसा उनके ज़िंदा रिलेटिव उनकी भांजी मिस कपूर को जाता है। और इस काम से उनके अक्लमंदी का आभास भी मिलता है, क्योंकि वो पहले से ही समझ गए थे कि उनके मरने के बाद इस दूसरे विल को बहुत सारे लोग तलाश करेंगे और वो सभी मिस कपूर के दुश्मन होंगे। और इसीलिए उन्होंने अपने दूसरे विल को इनविजिबल इंक से लिखा ताकि कोई भी इस बात को ना जान पाए, डिटेक्टिव ने कहा। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही अनोखी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी लौटूंगा एक और नई और अनोखी कहानी लेकर।